हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र 2023 की लेटेस्ट एडिशन, और जिसके अंतर्गत ये बायोलॉजी की दोस्तों सेकंड लास्ट क्लास रहेगी, यानी लेक्चर नंबर 22। और इसके बाद कल एक आखिरी क्लास और आएगी 23, जिसके साथ हमारा बायोलॉजी का पूरा पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी के सेगमेंट को भी चलाया जा रहा है। और अब हम लोग साथ में पॉलिटी या फिजिक्स, जो भी आप लोगों की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरा टारगेट रहेगा दिसंबर से पहले पहले पूरी घटना चक्र कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इसके बाद मैं आप सभी के लिए एक मास्टर क्लास लेकर आने वाला हूं, जिसका नाम मैंने रखा है शॉर्ट नोट सीरीज। और पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, किसी ने भी इतने बेहतर तरीके से घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बना के आपको कंटेंट नहीं दिया होगा। केवल और केवल हमारे प्लेटफॉर्म ग्लैंस एकेडमी पर यह मिलेगा, जिसके लिए मैंने बहुत दिन रात मेहनत की है। 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लिए और 2-3 और रह गए। तो उसे समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले आप घटना चक्र को पूरा डिटेल से पढ़े रहें, तभी वो चीजें आपके लिए समझ में आएंगी। और ये सबसे अधिक रामबाण औषधि का काम करेगा आरओ के एग्जाम में और यूपी पीसीएस के एग्जाम में, जो हम शॉर्ट नोट्स को सीरीज चलाएंगे। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। और क्लास की अपडेट के लिए, शॉर्ट नोट्स की क्लास की अपडेट्स के लिए, मैप की क्लास के अपडेट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, सभी चीजों की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो होगा प्रमुख पादप रोग। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रहेगी कि अगर आप लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा, और जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां से आप इंक्वायरी करके मैसेज करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज में। तो शुरू करते हैं क्लास को। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के रोगों के लक्षणों, कारणों और रोग चक्र हेतु की रोगों से हानि, उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पादप रोग विज्ञान। मतलब कि अगर आप पादप के रोग से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, उसकी हानि के लिए, उसके लाभ के लिए, उसके लक्षणों के लिए, वो सारा का सारा पादप रोग विज्ञान में आएगा। जैसे ह्यूमन रोग विज्ञान होता है, वैसे पादप रोग होता है। पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी। अब फाइटो मतलब क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, और पैथोलॉजी मतलब क्या होती है, दवाओं की दुकान, या यूं कहें कि दवा या रोग निदान करने की पद्धति। और फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों, फाइटो मतलब होता है पादप, पैथोस मतलब होता है रोग, और लोगस मतलब होता है ज्ञान, तो इनसे मिलकर हुआ, अर्थात पादप रोगों का ज्ञान या अध्ययन करना। इसके अंतर्गत हम पादप रोगों के लक्षणों को देखते हैं, कारणों को देखते हैं, रोगों से हानियों को देखते हैं, और उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। बताते चलें कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी पे आपको विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, अन्य परजीवियों से, सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, उसी तरीके से पादपों को भी वायरस यानी विषाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और फंगस यानी कवक आदि पादपों के प्रमुख रोगाणु होते हैं, पैथोजन होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से पौधों को विभिन्न प्रकार की बीमारी फैलाई जाती है। जिनके प्रसार में पक्षी होते हैं, उड़ती हुई धूल, वर्षा, बहती हुई हवा, पराग, जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है, जिसकी वजह से इनके शरीर में, मतलब पादप को, इस प्रकार के रोग लगते हैं। जैसे एक रोग की बात करें तो बुकनी नाम से एक रोग होता है, या जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू कह देते हैं। इसके कारण प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसा जमा हो जाता है। आपने अक्सर देखा भी होगा, गुड़हल की पत्ती देख लीजिए या धान की पत्ती देखिए, किसी भी पौधे की आप पत्ती देखेंगे तो हल्का हल्का उसके ऊपर सफेद रंग का चूर्ण जमा होता है। अगर आप उस पत्ती को यूज कर रहे होते हैं तो पहले क्या करते हैं, धो देते हैं, उसे वॉश कर लेते हैं। तो ये क्यों होता है, बुकनी रोग कहलाता है। और यह रोग कवकों की कई प्रजातियों के कारण होता है। जैसे आप देखोगे कि जौ की पत्तियों पर, गेहूं पर, मटर की पत्ती, मटर पे सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा, प्याज पर, सेब, नाशपाती, तो ये सभी पत्तियां प्रभावित होती है कवक नामक रोग से। और क्या रोग का नाम है ये, बुकनी रोग। इसी तरीके से हरित बाल बाजरे जो होते हैं, हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान हो जाती है और बाजरे का विकास नहीं होता है। पूर्वांचल के साइड में आप देखोगे कि बाजरे की बहुत अच्छी खेती की जाती है, स्पेशली गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, इन क्षेत्रों में बाजरे की खेती की जाती है। और आगे चल के ये बाजरा गेहूं के साथ, मतलब अनाज के साथ यूज होता है, खासकर पशुओं के लिए। फिर एक और है गन्ना पण। गन्ना पण देखते हैं, गन्ना पण फुदकी भी कहते हैं, या फिर इसको पायरिला भी कहते हैं। यह एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने की पत्तियों और तने का रस चूसता रहता है, और इससे गन्ने के फसल की वृद्धि रुक जाती है।
वह सूखा सा हो जाता है गन्ना, और यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। फिर सरसों की बात करें तो एक महत्वपूर्ण कवक जनित कौन सी है, कवक जनित रोग होता है सफेद किट या व्हाइट रस्ट भी इसे कहते हैं, जो सिस्टोपस कैंडिडा एवं एल्बुगो कैंडिडा द्वारा होता है। तो अभी तो हम लोग जो रोग पढ़ रहे हैं पादप के, ये कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं, फिर आगे 20 से 22 एमसीक्यूज हैं, उससे भी हम समझेंगे, और विविध वाले सेक्शन को जब हम कंप्लीट करेंगे तो वहां भी विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनको हम स्टडी करेंगे। बताते चलें कि ये जो रोग होता है दोस्तों, ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी जो कुल के अधिकांश पौधों को प्रभावित करता है, और इसके उपचार हेतु हम कवकनाशी यानी कि फंजीडाइज जो होता है फंजीसाइड, इसका प्रयोग करते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण रोग है करनाल बंट, जो कि आप देखोगे गेहूं में होने वाला रोग है, और ये रोग भी कवक से होता है। किससे होता है, कवक से होता है, जो टिलेसिया वंश के कवकों जैसे टिलेसिया इंडिका से होता है। इससे गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला यह प्रमुख रोग कहलाता है। और यहीं पे गेहूं का अर्गट रोग क्लेविसेप्स परपूरिया नामक कवक के कारण होता है। इससे फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में कमी आती है। अर्गट रोग बाजरे को भी प्रभावित करता है, लेकिन मुख्य रूप से अर्गट रोग हो गया, करनाल रोग हो गया, ये जो करनाल बंट अर्गट रोग है, ये मुख्यतः गेहूं से जुड़े हुए रोग हैं, और ये कवक प्रजाति के द्वारा प्रभावित होते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि टुंगरो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला धान का एक रोग है। यह रोग आरटीएसवी और आरटीबीवी विषाणुओं द्वारा होता है। ये विषाणु क्या करते हैं, हरी पत्तियों के फुदके द्वारा प्रसारित होते हैं। फिर एक और आता है इंपॉर्टेंट चने का या दलहनी फसल का जो रोग हम कह सकते हैं, जिसमें आप देखोगे उकठा रोग है। उकठा मतलब होता है विल्टिंग। ये पौधों की पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रोग है। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना, चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे दलहनी फसल में चना हो गया, अरहर हो गया, उड़द हो गया, तिलहनी में आप देखोगे तो सरसों है, सोयाबीन है, इस तरीके की जो तिलहनी फसलें, इनको भी ये प्रभावित करता है। अब यहाँ पर हम एक सीरीज पढ़ेंगे कि पौधों में होने वाले जीवाणु जनित रोग, और यहाँ पे रोग का नाम पढ़ेंगे, ये किस जीवाणु के नाम से होता है उसे हम पढ़ेंगे। जैसे पोटैटो विल्ट अर्थात आलू का सैथिल रोग, जिसमें पत्तियां बिल्कुल दाने दाने हो जाते हैं, मतलब पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, क्योंकि वो जीवाणुओं के द्वारा उनको छेद कर दिया जाता है। तो उसका जो जीवाणु होता है स्यूडोमोनास सोलेन सेरम, ये उसका जीवाणु का नाम है। वहीं क्राउन गाल रोग, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस होता है। बंद गोभी का काला गलन, जैसे बंद गोभी हम लोग खाते हैं ना, फूल गोभी, बंद गोभी, तो जो बंद गोभी का काला गलन है यानी कि ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ये जेंथोमोनास कैंपेस्ट्रिम, जैसे आप पत्ता गोभी कभी काट के देख लीजिए या अंदर आप देखोगे तो कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट होते हैं, तो इसी को कहा जाता है काला गलन, जेंथोमोनास कैस्पेट्रिसम होता है। नींबू का कैंकर या सिट्रिक कैंकर, दो अलग अलग नाम से आता है, तो जेंथोमोनास सिट्री के नाम से होता है। अब यहीं पे हम पढ़ेंगे कवक जनित रोग कौन कौन से कवक से होते हैं। तो जैसे ब्लैक क्रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का काला किट, ये होता है पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रेटिसाई से। गेहूं का स्लथ कंड यानी स्मट, ये अस्टिलैगो नूडा ट्रेटिसाई से होता है। आलू की अगैती अंगमारी, एक होता है पछैती, ये रहा पछैती, और एक होता है अगैती, ये दोनों ही आपके कवक से होते हैं, जिसको अल्टरनेरिया सोलेनी होता है, और एक फाइटोपथोरा इनफेसेंटेस। ये थोड़े टफ नेम है, तो आपको याद रख लेने होंगे लिख के, नहीं तो ऐसे तो याद ये नहीं होंगे। वहीं एक और मूंगफली का एक रोग आता है टिक्का रोग दोस्तों। टिक्का रोग पर्सोनेटा से होता है। गन्ने का लाल गलन रोग, यानी कि जब गन्ना लाल होकर गलने लगता है, खराब होने लगता है, तो इसके लिए होता है कोलीटोटाइकम फल्केटम। क्लियर है ये बात। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक भिंडी का पीतवर्ण सिरा। पीतवर्ण सिरा का मतलब क्या होता है, आप भिंडी के पेड़ को देखोगे, उसकी पत्तियां जो होती हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो पत्तियां होती हैं, तो उसका जो ये वाला सिरा होता है ना, ये हल्का हल्का येलो पड़ने लगता है। येलो मतलब हो गया कि ये पीला पड़ने लगता है, और ये एक विषाणु जन्य रोग है, यानी विषाणुओं से होने वाला रोग है। और इस रोग को सबसे अधिक कौन सा वाहक लेके आता है, तो सफेद मक्खी। ठीक है, सफेद मक्खी इस विषाणु की वाहक मानी जाती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से सबसे अधिक आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में, कि निम्नलिखित प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाले रोग। जैसे धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जस्ता या जिंक।
तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि जस्ता की कमी से होने वाले 3 प्रमुख रोग, धान में खैरा रोग होता है, मक्का में सफेद कली रोग होता है, नींबू का लिटिल लिटिल लीफ होता है। उसी तरीके से बोरान की कमी से होने वाला फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, चुकंदर का हार्ट रॉट, ठीक है, ये हो गया। कॉपर की बात करें तो कॉपर नींबू में डाइबैक रोग जो होता है वो कॉपर की कमी से, और मॉलिब्डेनम जो होता है ये पत्ता गोभी में विप्टेल रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपको जानकारी थी, लेकिन अब हम शुरू करेंगे एमसीक्यू सीरीज, और जहां से हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न और किस साल में किस आयोग के द्वारा किस तरीके से पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, जीवाणुओं को भी कर देते हैं, और जो विषाणु जीवाणुओं को भी जो है कि कर देते हैं संक्रमित, तो उनको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज। वो कवकों को भी प्रभावित कर देते हैं और पादपों को भी प्रभावित कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2, 3, क्योंकि वो तीनों को प्रभावित कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे पादप रोग और कारक देखेंगे, तो खट्टे नासर, गन्ने का लाल सड़न, आलू का कृष्णकांत रोग और गेहूं का साहू रोग। दोस्तों यहाँ पर जो है गेहूं का सेहू रोग या साहू रोग, ये तो होता है गोल कृमि से, यानी कि सूत्र कृमि से होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसके आंसर पे भी स्टार बना होगा। देख लेते हैं, और ये यूपी पीसीएस 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है और यहाँ स्टार बना हुआ है। तो चलिए व्याख्या में इसकी हम समझ लेते हैं कि क्या इसका सही होगा। तो जैसे खट्टे नासर जो होते हैं, साइट्रस कैंकर, ये जीवाणुओं से होते हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग जो है वो कवक से होता है। आलू का कृष्णकांत रोग ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। लेकिन गेहूं का जो सेहू रोग होता है ये सूत्रकृमि या संग निमेटोडा से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गेहूं में गेहूंसा रोग होता है, आलू में पिछैती होता है, बाजरा में अर्गट होता है। हालांकि ये अर्गट गेहूं का भी प्रमुख रोग होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अगर बाजरा दिया तो ठीक है। और गन्ने में बता रहा है बुकनी रोग, जबकि ये बुकनी रोग गन्ने में नहीं होता है। ये सामान्यतः दलहनी और तिलहनी फसलों में होता है, और गन्ना आपका दलहनी तिलहनी फसलों में नहीं आता है। इसलिए इसमें जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेब, ये नाशपाती वगैरह इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पे फसल हो गया और यहाँ पे बीमारी हो गया। तो धान की अगर हम बात करें तो इसमें हरित बाल नहीं होता, बल्कि हरित बाल जो रोग होता है वो हमने पढ़ा था भी बाजरा में होता है। तो धान में कौन सा प्रमुख रोग होता है, वो होता है खैरा रोग। बाजरा में अर्गट होता है, मटर में बुकनी होता है, चना में उकठा होता है या विल्ट होता है। अच्छा, बुकनी रोग क्या होता है, जो पत्तियों पर जो है कि हल्का सफेद रंग का पाउडर हो जाता है, उसकी बात होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही मिलान नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे फसल दी हुई है और यहाँ रोग कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप देखिए धान में उकठा रोग नहीं होता है। उकठा रोग मुख्यतः दलहनी फसलों में भी होता है, जैसे मूंगफली वगैरह में होता है, तो ये इसमें होता है। तो धान फिर से यहाँ पे गलत। सरसों में सफेद गेरुई होता है, बाजरा में कंडुआ होता है और मूंगफली में टिक्का रोग होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि जो उकठा रोग होता है विल्टिंग, यह मुख्यतः पौधों की पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं, और उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों में होता है, जैसे अरहर, गन्ना, चना, इनकी फसलों को प्रभावित करता है, धान को नहीं। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है। तो जो मक्के में जिंक यानी कि जस्ते की कमी से होता है, और इसको हम लोग व्हाइट बर्ड रोग भी कहते हैं। सफेद कली को हम लोग व्हाइट बर्ड रोग भी कहते हैं। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना, तो ये किससे होता है, जिंक की कमी से होता है। फिर हम देखते हैं पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पायरिला किस फसल का कीट है। पायरिला जो है गन्ने की फसल का है, जो कि गन्ने की पत्तियों को नुकसान पहुंचाकर गन्ने को सूखा कर देता है, और ये बहुत ही खतरनाक फतंगा होता है, जो कहीं ना कहीं गन्ने में सुराख भी कर देता है। देखिए लिखा है ना, जगह जगह सुराख कर देता है। आप जैसे कोई गन्ना खा रहे हैं इस तरीके से लंबे से गन्ने को, तो आप देखोगे कि गन्ने के इस पॉइंट पे या कहीं बीच में छेद सा होता है, और जब आप उस गन्ने को छील के खाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे स्वाद भी कड़वा हो जाता है और अंदर लाल लाल जैसा हो जाता है कालापन, तो वो वहीं पे छेद किया रहता है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है। तो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है। तो यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। फिर हम दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे टिक्का दे रहा है दोस्तों, और ये झारखंड का लेटेस्ट प्रश्न 2021 का। तो टिक्का मूंगफली का एक प्रमुख रोग है, और ये किस कवक से होता है। तो ये
पर्सोनेटा कवक के द्वारा किया जाता है। सफेद किट एक महत्वपूर्ण रोग है, किसका? सरसों का एक महत्वपूर्ण रोग होता है यह सफेद किट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरओ के एग्जाम 2017 में पूछा गया। गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, सही है। अगैती झुलसा या पछैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, यह भी सही है। झूठ कंड या फॉल्स स्मट ये जौ में पाया जाने वाला रोग नहीं है दोस्तों, बल्कि ये धान में पाया जाता है। जिस तरीके से खैरा रोग पाया जाता है वैसे ये धान में पाया जाता है, और खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर दे रहा है गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग, तो एक तो हो गया स्मट और एक हो गया पर्णकुंचन। हालांकि और भी प्रमुख रोग हैं जो इस पे पाए जाते हैं। करनाल बंट रोग ये किससे संबंधित है? तो ये गेहूं की फसल संबंधित है, और ये आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया है। जो करनाल बंट रोग है ये कवक से होता है, जिसका कवक कौन होता है? टेरेशिया इंडिका, और ये गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है, हरी पत्ती के फुदके द्वारा जो है कि प्रसारित होता है, और ये मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला धान का एक रोग है, जिसमें आरटीएसवी और आरटीबीवी ये दोनों ही विषाणु एक साथ हरी पत्ती के फुदके पर प्रसारित होते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि पादप रोग फैलाने वाले कारक क्या हैं? तो पक्षी भी होते हैं, वर्षा ऋतु भी होती है, उड़ती हुई धूल भी होती है, और हवा भी होती है। तो ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? जो आलू में कालापन हो जाता है वो ऑक्सीजन की कमी होती है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग एक अजैविक रोग है जो कि किसी जैविक घटक से नहीं होता। ये सामान्यतः रोग का जब स्टोर किया जाता है ना, जब स्टोर किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की कम उपलब्धता होती है वेयर हाउस में, स्टोरेज रूम में, तो उस वजह से इस आलू में यह रोग हो जाता है। भिंडी में पीत से जो पीत वर्ण सिरा होता है, ये बीमारी कैसी होती है? सफेद मक्खी से होती है। मैंने बताया ना कि जो भिंडी की जो पत्तियां होती हैं इस तरीके से, तो इनका जो टिप होता है ना, ये वाला पार्ट आपका येलो होने लगता है, और जिसकी वजह से भिंडी के पत्ते जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखते हैं कि येलो वेन मोजेक, ये वही चीज है कि येलो वेन मोजेक इट मीन्स की पीत वर्ण सिरा, तो ये किसका हो जाएगा? मक्खी, भिंडी का हो जाएगा। और ये सफेद मक्खी से वाहक होता है, मतलब कि सफेद मक्खी इसको प्रसारित करती है। फिर 20 क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा कि स्पॉन्जी टिश्यू यानी कि स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह कौन सा है? अल्फांसो आम है, क्योंकि इसमें आम का स्वाद हल्का अम्लीय दिखता है और हल्का खट्टापन रहता है, यानी कि कच्चा आम रह जाता है, जिसकी वजह से इसका निर्यात हमारा प्रभावी होने लगा। और प्रभावित कैसा हुआ? नेगेटिव रूप से, क्योंकि फिर इसकी डिमांड घटने लगी और भारत के बाहर यह आम नहीं जा पाया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और वो हमारा टॉपिक रहेगा विविध सेक्शन। तो अब हमारा टॉपिक दोस्तों, ये हमारा बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, और जिसकी एक क्लास तो हम लोग आज करेंगे जिसमें हम लोग कवर करेंगे 100 एमसीक्यूज, क्योंकि इसमें लगभग 195 एमसीक्यूज हैं दोस्तों। और दूसरी क्लास हमारी कल होगी जिसमें लगभग 95 एमसीक्यूज होगी, जिसके साथ हम लोग बायोलॉजी का इतिश्री कर लेंगे, समापन कर लेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग किसका चाहते हैं, अदरवाइज फिर मैं जो सीरीज इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शुरू कर दूंगा। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन फिर से आपको दे दूं कि अगर आप इसकी घटना चक्र पूर्वालोकन की पीडीएफ सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, और व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां पे मोर लिख के आता है ना वीडियो के नीचे, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा पीडीएफ के लिए, आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो विविध सेक्शन है दोस्तों, ये क्या है कि सारा मिक्स है, तो यहाँ पे कोई एक चैप्टर का सीक्वेंस नहीं है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसके एमसीक्यूज को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर आपके लिए चैप्टर पूरा का पूरा बोरियत फैलाएगा, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। तो हम लोग सीधे इसके क्वेश्चन आंसर पे, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और हम यहां से सीखेंगे इन चीजों के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन विविध के तौर पे पूछे गए। जैसे रेड रिबन एक्सप्रेस, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी भी अपने स्पोर्ट्स में या बहुत सारे संस्थाएं रेड रिबन बांध के क्या करते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, किसके प्रति? एड्स के प्रति जागरूकता फैलाते हुए। तो ये आपके लिए एड्स हेतु जागरूकता के संबंध में रेड रिबन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है इतना? अगला है संरक्षा। संरक्षा जो संस्था है यह भी एड्स से संबंधित है, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना। ये भारत सरकार की संस्था है जो कि बंगलुरु में है। कहां पर है? बंगलुरु में है। फिर यहां पर हम देखेंगे
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित कार्यक्रम एक आह्वान है। यह किसके प्रतिरोध के लिए? तो ये भी HIV और एड्स के लिए ही है कि आह्वान के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकें ताकि एड्स की बीमारी को कम कर सकें, और ये 2003 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है नाको। नाको किससे संबंधित है? यह भी एक ऐसी संस्था है जो इंडिया के अंतर्गत यह एड्स से संबंधित है। अब यहाँ पे भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के विभाग के रूप में इसकी 1992 में स्थापना की गई थी, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन से संबंधित है। फिर यहाँ देखेंगे केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये 7 प्रकार के जो टीकाकरण होते हैं बच्चों के खिलाफ और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के प्रति, ताकि वो सुरक्षित रहें और उनके बच्चे भी सुरक्षित रहें, तो इसलिए इसको शुरू किया गया था। और RO एग्जाम 2014 में ये पूछा गया है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया, जो कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं, दोनों ऑप्शन आपको याद होने चाहिए, इनके टीकाकरण से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, पोलियो, TB, टिटनेस, इनके शामिल हैं टीके, जो कि गर्भवती महिलाओं को भी लगाए जाते हैं ताकि उनके बच्चों को उस टीके का असर पहुंच जाए और वो बच्चे इन बीमारियों से मुक्त रहें। और जिन गर्भवती महिलाओं को नहीं लग पाते हैं, तो जब उनके बच्चे का जन्म होता है तो 1 साल के अंदर इस पूरे टीके का चरण जो चलता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको कंप्लीट किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे है? तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अब यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ देखिए भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान, तो यहाँ गर्भवती महिला तो लिखा है लेकिन यहाँ पोषण लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पोषण से संबंधित नहीं है बल्कि उनके टीकाकरण से संबंधित है, अर्थात स्वास्थ्य से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या दिया? बच्चों के टीकाकरण, तो आप इसे भी सही कर सकते हो। फिर यहाँ पे कार्यक्रम है और उनके प्रारंभ होने का वर्ष है, और ये लेटेस्ट प्रश्न 2022 का। तो पहले आप मिलान करेंगे, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये 1976 में शुरू हुआ। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में शुरू हुई, जिसको हम लोग ICDS कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि 2005 में शुरू की गई, और ये 2022 नहीं बल्कि 2019 का प्रश्न है UPPCS में। फिर आगे देखते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 नंबर पे हुआ है, उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो उसमें HIV का परीक्षण इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मृत्यु का पंजीकरण संबंधित कई और बीमारियां हैं जिसके बारे में हम जागरूकता फैलाते हैं, पूरा आंकड़ा कलेक्ट करते हैं, लेकिन HIV परीक्षण से संबंधित इसमें कोई भी बातें शामिल नहीं की गई हैं। फिर यहाँ देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? तो पोस्ता के बीज होते हैं, और इसी को हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, आरजी मोन के तेल, आरजी मोन के तेल पढ़ा था, तो ये पोस्ता के बीज से ही संबंधित होता है। आयोडीन प्राप्त होता है दोस्तों कहाँ से? तो लैमिनेरिया से, और ये क्या होता है? तो ये एक समुद्री शैवाल होता है, और समुद्र में खारापन होता है, इसलिए शैवाल में सबसे अधिक आयोडीन की मात्रा मिलती है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जो गले से बाहर निकल आते हैं, और उसको हम लोग सामान्य भाषा में घेंगा रोग कहते हैं। फिर यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि पैदा करता है? तो वो आयोडीन है। आयोडीन समुद्र में तो बहुत अच्छे से मिलता है, लेकिन उसकी कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है। अब RO के मेंस 2014 का प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हमें मिलता है, हरी पत्तियों में हीमोग्लोबिन में आयरन मिलता है हमें, खाने के नमक में हमें सोडियम मिलता है, लेकिन कपड़े धोने का सोडा जो होता है उसमें पोटेशियम नहीं होता है। तो D ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर अगले चलते हैं, देखिए कपड़े का जो धोने वाला होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, और खाने का नमक सोडियम क्लोराइड होता है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th में, NaCl। क्या पढ़ा होगा? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सिरका में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो आप देखोगे एसिटिक अम्ल इसमें शामिल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। और दूध अगर खट्टा हो रहा है या दूध से दही बन रहा है तो वो लैक्टिक अम्ल होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक, तो हड्डियों में क्या चाहिए दोस्तों? कैल्शियम, फास्फेट चाहिए,
और अमाशय रस में उपस्थित जो अम्ल होता है वो HCl होता है, जो किसी भी प्रकार की चीजों को पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए जब आप कभी खाना खाते समय चावल खा लेते हैं, चावल में कुछ कंकड़ के दाने चले जाते हैं, पत्थर के दाने, तो आपके दांत में आवाज आती है कट सीना। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसे ही वो आपके पेट में जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां पे इतना ताकतवर है कि उसे गला के एकदम पानी बना देगा। तो इसलिए इतना परेशान मत होया करिए। और ये भी देखिए आरओ 2016 के मेंस में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से मिलान करना है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, और ये रिपीट प्रश्न देखिए, हड्डियों में उपस्थित यौगिक क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट, सिरके में उपस्थित एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना, तो दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, और फलों का पकना एथिलीन। केवल इसको चेंज किया गया एथिलीन को, और ये आरओ के प्री 2016 में पूछ लिया गया। तो मतलब सेम प्रश्न आपके प्री में पूछे गए और सेम ही प्रश्न आपका मेंस में भी पूछा गया। इसीलिए आरओ के प्री और मेंस दोनों की तैयारी करके आपको जाना एग्जाम में, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हैंड रिटन नोट्स के तहत मैं खुद जो है कि तैयार कर रहा हूँ, जो आपकी क्लास रेगुलर लेकर आऊंगा मैं। आगे देखते हैं यहाँ पे त्वचा कैंसर कैसे होता है दोस्तों। तो त्वचा कैंसर कैसे हो सकता है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जिसको हम लोग यूवी रेज कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। वैश्विक तापन, इट मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग कौन बढ़ा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है। और ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र को कौन प्रभावित कर रहा है, तो CFC प्रभावित कर रहा है। ओजोन छिद्र को CFC प्रभावित कर रहा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन प्रभावित कर रहा है। अब यहां हम आगे चलते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, तो किसकी पदार्थ से बदला जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, आपने कोई खाना खा के फेंक दिया, सड़ा गला आलू प्याज फेंक दिया, तो उसको बैक्टीरिया द्वारा ही उसको अपशिष्ट को क्या कर दिया जाता है, खा के खत्म कर दिया जाता है, छोटा छोटा टुकड़े में एकदम बायोडिग्रेडिएट कर दिया जाता है। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, तो यहाँ पे सूची यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए लैक्टोबैसिलस, तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस तो दूध से दही बनाने का या दूध से मक्खन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जीवाणु है, बैक्टीरिया है। राइजोबियम की बात करेंगे तो ये दालों की फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है खमीर, तो ये अल्कोहल के उत्पादन में जरूरी है। और एस्परजिलस ये आपके साइट्रिक अम्ल बनाने में जरूरी है। तो इस तरीके से मिलान हो गया। उद्योगों में निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है, तो होता है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। यानी कवक का प्रयोग भी होता है, जीवाणु का भी होता है और सूक्ष्म शैवाल का भी होता है। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया के लिए एक समूह को, तो किसको किसको लाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे मीथेन के। अच्छा ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कि आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं और इसके मिथनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं। ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है। अब ताड़ी क्या होती है, आप देखोगे बड़े बड़े जो ताड़ी के पेड़ होते हैं, गूगल पे करके देखिएगा, तो उसको पिया जाता है ताकि उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इसमें सैक्रोमाइसिस नाम का कवक होता है, जिसकी वजह से ये किण्वन किया जाता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक सूक्ष्म जीव जो शराब के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ईस्ट, क्योंकि साइनो जीवाणु होते नहीं, साइनो बैक्टीरिया जीवाणु और ये सब होते ही नहीं है। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, जैव आवर्धन को अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो बायो ऑग्यूमेंटेशन कहते हैं। ऑग्यूमेंटेशन मतलब होता है वृद्धि करना, ठीक है, ये जैव आवर्धन होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप भोजन करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप जो है कि बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर बीमारी बढ़ती जा रही है या प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब मान के चलिए 1 साल का बच्चा है जो केवल दूध पीता है अपनी माता का, तो उसके शरीर में बीमारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे 40-50 साल के आप हो रहे हैं तो आप में बहुत सारे प्रदूषण शरीर में जा चुके हैं, फेफड़ों में जो है कि जाम हो रहे हैं, धूल डस्ट की वजह से, आप अल्कोहलिक चीजें यूज कर रहे हो तो भी खराब हो रहा है, कुछ इस तरीके से केमिकल युक्त भोजन खा रहे हो तो भी दिक्कत है। तो ये धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ती चली जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों। अब यहाँ पे जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा यानी प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है,
कि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अप्रतरणों को नष्ट कर सकते हैं। अप्रतरण का मतलब होता है दोस्तों खरपतवार। तो जो हम लोग शाकनाशी डालते हैं खासकर पौधों को क्षति नहीं पहुंचाते हैं और नाश करते हैं। अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो यह भी बात सही है। फिर देखते हैं साधारण ओरोबैंक की खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। किसमें पाया जाता है? तंबाकू के खेत में। और एक आपने एक और शब्द पढ़ा था दोस्तों कल की क्लास में, ओंकोजीन। ये किससे रिलेटेड है? तो ओंकोजीन आपका कैंसर से रिलेटेड है। किससे? कैंसर से। अच्छा, ओरोबाकी की अगर हम बात करें, ओरोबैंक की, तो ये तंबाकू के अलावा आलू और टमाटर के खेत में भी पाया जाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये हर्बेरियम कहलाता है। फिर यहाँ पे कुछ दिवस दिए हुए जिनको हमें मिलान करना है, क्योंकि विविध में हर प्रकार के टॉपिक शामिल किए गए जो पूरे बायोलॉजी के बाद जो बचते हैं। जैसे 5 जून को अगर हम देखें तो पर्यावरण दिवस होता है, 1 दिसंबर को देखें तो विश्व एड्स दिवस होता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है। तो इस तरीके से आपको मिलान करना है। फिर यहाँ पे फिर से दिवस के आधार पर मिलान करने के लिए आया है। जैसे पूछा जा रहा है विश्व तपेदिक दिवस, तपेदिक को दोस्तों टीबी भी कहते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 24 मार्च। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर हो गया। कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस हो जाएगा 31 जनवरी, या इस तरीके से ना कह के आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जनवरी का लास्ट शनिवार होता है, ठीक है, लास्ट शनिवार। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात करेंगे तो ये 16 सितंबर को होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से हम लोग जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बैंकॉक में था। हालांकि ऐसे प्रश्नों की कोई उपयोगिता नहीं है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को, ये तो वही हो गया एड्स दिवस के रूप में, इसे हमने पीछे ही कर लिया सॉल्व। विश्व एड्स दिवस फिर रिपीटेड है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है कि वह सही क्रम क्या है जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। तो आपको पहले इनकी डेट लिखनी होगी और उसी हिसाब से आपको क्रम वाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अल्जाइमर रोग की बात करें तो ये होता है दोस्तों 21 सितंबर को। तपेदिक रोग की बात करेंगे टीबी की तो ये होता है 24 मार्च को। एड्स दिवस की बात करेंगे तो ये होता है आपका 1 मार्च को। और कुष्ठ निवारण दिवस की बात करेंगे तो ये होता है जनवरी का अंतिम शनिवार। तो शुरुआत तो मैं कहाँ से करूंगा? 3 से करूंगा। और खत्म कहाँ पे करूंगा? 4 पे। तो मैंने शुरुआत 3 से की और 4 पे खत्म, क्योंकि 4 एड्स का है और शुरुआत आपका निवारण का जनवरी का है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको कोई 2 भी पता रहेंगे तो भी आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पे एक मैचिंग दिया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन गलत हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो होता है 8 मार्च को। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विश्व जल दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को नहीं होता है, बल्कि 22 मार्च को होता है। और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जून को नहीं होता, बल्कि मैंने अभी आपको बताया कि जनवरी का जो अंतिम शनिवार होता है ना, जनवरी का लास्ट सैटरडे, उस समय होता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी से है। तो बी और सी दोनों गलत हैं। यहाँ पर कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि शुगर दिवस के रूप में? तो यही हमारा बाल दिवस का दिन होता है दोस्तों, जो हम लोग इंडिया में बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। उस समय वैश्विक स्तर पे डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ से मिलान करना है आपको कि विश्व अल्पसंख्यक दिवस। अब चलिए, मुझे अल्पसंख्यक दिवस जैसे मान लीजिए नहीं पता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है दोस्तों, केवल इसमें पता ही बस एड्स दिवस है। तो चलिए हम लोग इसके सीधे उत्तर को देख लेते हैं। और इसमें सही मिलान भी नहीं था, इसलिए स्टार बनाया गया था। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होता है 18 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को होता है। तो इस तरीके से आपको खाद्य दिवस याद रखना है, एड्स दिवस याद रखना है और अल्पसंख्यक दिवस, ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे मैचिंग करने के लिए दे रहा है कि वह पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। तो भाई कोयल नहीं बनाती कभी भी अपना घोंसला, वो क्या करती? कौवे के घोंसले में अपने अंडों को देकर मस्त घूमती है। और जीव जो अपनी पूंछ को त्याग देता है, कभी आपके हाथ से गलती से या जानबूझ के आपने अगर छिपकली को पकड़ लिया हो पीछे से, तो छिपकली क्या करती है? अपने बचाव के लिए जितना आपके पास पूंछ है उतनी पूंछ दे के निकल लेती है, वो पूंछ तोड़ देती है अपनी। और सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल जिसको हम कहते हैं। और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर तो इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान कौन है? चिंपैंजी है। तो चिंपैंजी हो गया।
भारत में निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, मगरमच्छ और हाथी। संकटापन जातियां कौन सी हैं? तो दोस्तों दोनों ही संकटापन है, दोनों ही IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? IUCN की रेड लिस्ट में। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों के किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? हालांकि चीते के बारे में कहा जाता है कि 1951 में ही ये विलुप्त हो गए थे, लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले प्रयास में नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 8 चीतों को लाया गया, फिर उसके बाद 12 चीतों को और लाया गया, और ये जो 12 चीते आए थे ये साउथ अफ्रीका से आए थे, जिसको हमने नाम दिया था प्रोजेक्ट चीता। ध्यान देना, ये प्रोजेक्ट टाइगर से अलग है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में शुरू हुआ था, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट चीता था ये वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा पिछले वर्ष इसको शुरू किया गया। अब यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, छठा व्यापक विलोप यानी कि छठा विलोप, यह किस संबंध में प्राय समाचार में था? तो यूपीएससी ऐसा प्रश्न पूछती है। तो मानव द्वारा जो प्राकृतिक संसाधनों का अति शोषण या दुरुपयोग किया जा रहा है, प्राकृतिक आवासों का विभाजन किया जा रहा है या नाश किया जा रहा है, पारितंत्र का जो विनाश किया जा रहा है, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ये सभी घटनाएं जो है कि छठा व्यापक विनाश के रूप में जानी जाती हैं। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आप यहां देखेंगे कि जीन के संबंध में पुनर्योगज यानी जाइगोट से संबंधित DNA प्रौद्योगिकी हो सकती है, आनुवंशिकी अभियंत्रण, तो ये सही है। गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक व्याधियां जांचने के लिए हम जिस निदान सूचक का परीक्षण करते हैं उसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा गर्भ में है, तो अगर उससे रिलेटेड हम देखना चाह रहे हैं कि उसको कौन कौन सी जेनेटिक बीमारियां हो रही हैं अपने माता पिता से, तो इस परीक्षण को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों को तोड़ते हैं उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बायोडिग्रेडिएशन। ठीक है, यह भी सही है। लेकिन चौथा जो है कि गलत है, सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास होता है, यह गलत है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंडोस्कोप का। अब जैसे आपके बॉडी के अंदर चेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, या किसी चीज में, तो एक छड़ के द्वारा जो है कि इसको मुंह में डालकर इससे पता किया जाता है एंडोस्कोप से। अगर हम बात करें कार्डियोग्राफ से, तो कार्डियोग्राफ आपकी हार्ट रेट को समझने के लिए होता है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है। क्रेस्कोग्राफ की बात करेंगे तो क्रेस्कोग्राफ आपका जो पौधों की वृद्धि होती है ना दोस्तों, पौधों की वृद्धि, इसको नापता है, मापता है क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से। फिर एक एंडोस्कोपी क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं, कोई कैमरे का प्रकार, संकीर्ण दूरदर्शी, सरल, ये कुछ भी नहीं होता है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो एक्स किरणें लाई जाती हैं सामान्यतः। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे परीक्षण करने से पूर्व खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक होता है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है, ताकि एक्सरे में सारी चीजें क्लियर आ जानी चाहिए। हालांकि अब पेट की समस्या के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, न कि एक्सरे। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो आप देखोगे, आप जरा इसको लिख लीजिए इस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से, क्योंकि आप पढ़े हुए होंगे लेकिन इस तरीके से हिंदी में लिखे होने की वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बताइए, EEG ये इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होती है, मतलब मस्तिष्क को रीड करने के लिए मशीन होती है। और ECG किसके लिए होती है? कार्डियोग्राफी, हृदय हो गया। EOG किसके लिए होती है? तो ये ऑप्टिकल नर्व्स के लिए होती है, ऑप्टिकल नर्व्स जो आपकी आंखों में पाई जाती है। और EMG ये आपके मसल्स में होती है, मसल्स ग्राफी, तो ये मांसपेशी हो गई। तो अब इस तरीके से आपने देखा कि मिलान बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे जब प्रश्न है तो पहले उसे आप हिंदी में लिख लीजिए, मतलब इंग्लिश में। ब्रेन की बीमारी या मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किससे? EEG से। और अभी मैंने बताया EMG क्या होता है, तो ये मसल्स से संबंधित होता है। और EEC ये अलग है, EKG इसे भी छोड़ दो। EEG ये किस अंग की माप करती है? तो ये मस्तिष्क के रोगों की पहचान करती है। निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी रिपीटेड हो गया, मस्तिष्क। अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, जैसे ऑडियोग्राम का मतलब होता है सुनना, यानी ऑडियो, तो ये कान से रिलेटेड हो गया। ECG आपका कार्डियोग्राफी, हृदय। EEG ये आपका मस्तिष्क हो गया। और मैमोग्राम ये आपका वक्ष हो गया, यानी सीना हो गया।
तो ये हो गया आपका सही। चुंबकीय अनुनाद विकिरण, जिसको हम लोग एमआरआई कहते हैं, ये क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद करता है एक तरीके से, और उसी पर ये आधारित होती है एमआरआई जो हम लोग कराते हैं। अब यहां आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एमआरआई निम्न में से क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये रहा आपका सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। बीएमडी, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसको पहचानने के लिए? तो ऑस्टियोपोरोसिस, और ये एक हड्डियों का रोग होता है, या यूं कहें कि सूखा रोग जिसे हम लोग कहते हैं, ये हड्डियों का सूखा रोग होता है। अब बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि रंध्रता रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है और अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है। यही चीज को कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी, यानी आपके हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस की कमी है कि नहीं। अगर कमी है तो उसके लिए पता चलता है बीएमडी टेस्ट से। अब बीएमडी परीक्षण किसके लिए कहता है? तो अस्थि रंध्रता, यहाँ लिखा ना ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये बी ऑप्शन हो गया। बीएमडी परीक्षण, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बोन मिनरल डेंसिटी। लिथोट्रिप्सी दोस्तों क्या होता है? ये गुर्दे की पथरी किरणों के द्वारा तोड़ना, जिसे हम लोग कहते हैं ना दूरबीन के द्वारा जो है कि हम निकाल देंगे पथरी वगैरह जो भी होती है, तो उसी को हम लोग लिथोट्रिप्सी कहते हैं, जो किरणों का प्रयोग करती हैं। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा हम विशेष प्रकार के कैंसर का इलाज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन किरण है, इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कीमोथेरेपी। ठीक है, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उन्हें गामा रेज की या फिर अल्फा रेज की किरणों के माध्यम से उसको सही किया जाता है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? टेट्राप्लेजिया का मतलब क्या होता है? लकवा जो होता है वो किस पार्ट में होता है, तो उससे संबंधित हम यहाँ पे जानकारी कवर करेंगे। तो होता है टेट्राप्लेजिया का मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर में लकवा लग जाना। लेकिन अगर डॉक्टर ये कहता है कि किसी व्यक्ति को पैराप्लेजिया हो गया है, तो इसका मतलब हो गया कि उसमें शरीर के निचले हिस्से अर्थात दोनों पैरों में लकवा हो गया है। तो अगर पूरे शरीर में यानी दोनों हाथ और दोनों पैर में लकवा हुआ तो उसको हम टेट्राप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया भी कहते हैं। लेकिन अगर केवल दोनों पैर में पक्षाघात हुआ है तो उसे हम पैराप्लेजिया भी कह सकते हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण, ये तीन प्रमुख गुण होते हैं किसके? मेटाबॉलिज्म के, यानी कि उपापचय के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, कृत्रिम रेशा का नाम क्या है? तो कृत्रिम रेशा का नाम है आपका रेयॉन। ये एक तरीके से सिंथेटिक फाइबर है जो रेयॉन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम मिलान करेंगे तो पीसीएस 2019 और 2022 का रिपीटेड प्रश्न है। ऑक्सीटोसिन एक पादप हार्मोन है, एस्पार्टम एक संश्लेषित मधुरक है जिसको हम लोग कृत्रिम मधुरक या आर्टिफिशियल स्वीटनेस कहते हैं, और नियोप्रीन, नियोप्रीन दोस्तों जो है कि एक विशिष्ट रबड़ है, लेकिन रेयॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं है बल्कि ये कृत्रिम फाइबर है, या यूं कहें कि सिंथेटिक फाइबर है। और इसकी जो प्राप्ति होती है प्राकृतिक स्रोतों जैसे वृक्ष या अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखिए आप 2022 और 15 में फिर रिपीट हो रहा है प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऊन क्या है? ऊन एक प्रोटीन है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ऊन को मैक्सिमम लोग रेशा के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमें तो ये पता है कि भेड़ के बाल से निकालते हैं और फिर उसका ऊन बना के हम स्वेटर पहन लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपकी बॉडी में जो बाल है उसमें भी केराटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, उसी तरीके से ऊन में भी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसलिए वो एक प्रोटीन हो गया। रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फुलरिन कार्बन का अपरूप कहलाता है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक। नैनो टेक्नोलॉजी का मानक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन हो गया क्योंकि ये सही मिलान नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो आप देखोगे ऊन, क्योंकि यह एक प्रोटीन है जो कि विघटित हो सकता है, जबकि एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होती। जो एल्यूमिनियम फॉइल आप लोग जब ट्यूशन जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल में हम लोग पराठे रोटी जो भी पैक करके ले जाते हैं उसे कहते हैं। प्लास्टिक के कप, तो प्लास्टिक कभी नहीं होती। कांच की बोतल, तो कांच भी कभी भी जैव निम्नीकरण नहीं होता है। रेशम तंतु, रोम, पिच्छ, नख, नखर, ये किससे निर्मित होते हैं? तो ये केराटिन से निर्मित होते हैं।
निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो आप देखोगे कपास नहीं है, क्योंकि कपास क्या है, सेल्यूलोज है, और ये किससे प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है सेल्यूलोज। जबकि केस और बाल क्या है हमारे, प्रोटीन होते हैं। गायों के खुर क्या है, प्रोटीन होते हैं। लूता रेशम क्या है, ये भी प्रोटीन होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, निम्न में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो तने से क्या प्राप्त होता है, सनई। जबकि कपास किससे प्राप्त होती है दोस्तों, तो बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि सनई किससे प्राप्त होती है, तने से प्राप्त होती है। सनई एक रेशा होता है जिससे चारपाई वगैरह बुनी जाती है आराम करने के लिए। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है। अब जैसे गाय या भैंस के लिए जो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, उनको गर्भाशय किया जाता है, गर्भवती किया जाता है, तो उसके लिए जिस भी सांड का या बिजार का जो सीमन यूज किया जाता है, उसको किस में रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, ताकि वो सही बना रहे। और उसके लिए -320 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है कि 320 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चाहिए। हालांकि उसे आप शुष्क बर्फ और अल्कोहल में -100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी रख सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, एक समय के साथ इसकी जनन करने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन वाले को हमेशा वरीयता दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए रिपीटेड प्रश्न है कि एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में, और कितना, 310 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चाहिए, वो भी माइनस में। कड़कनाथ एक किस्म है, ये चर्चा में आ गया था, मुर्गे की है किस्म, और इसका मीट काफी महंगा है। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो हॉलिस्टन जो गाय होती है दोस्तों, जो अमेरिकन और साहिवाल का मिक्सचर होती है, उस गाय का दूध सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो अपने जीवन काल में सबसे अधिक दूध देती है। फिर यहाँ पे सुमेलित करना है। आरओ की परीक्षा 2021 में पूछा गया था कि भैंस जो है कि भदावरी इसकी नस्ल होती है, गाय की एक नस्ल होती है सिंधी, बकरी की नस्ल होती है जमुनापारी, और जो थारपारकर है यह भी एक गाय की ही नस्ल है, भेड़ की नस्ल नहीं होती है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ध्यान देना कि अधिक दूध उपज वाली गायों की नस्लों का विकास करना, ये बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ने यही आंसर लगाया था, लेकिन मैं बता दूं कि गायों की जो देसी नस्ल होती है ना, उसकी सुरक्षा करने की बात होती है। जिसके आप देखोगे छोटी छोटी गाय होती है, बहुत हाइट नहीं होती है, उनके सिर पे सींग रहते हैं, और लाल रंग और सफेद रंग की सामान्यतः पाई जाती हैं। गांव में अक्सर जो है कि इन गायों को पाला जाता है। तो इनको रक्षा करना, इनकी नस्ल को बचाने के लिए ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन को शुरू किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ मिलान करना है। जैसे मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो रोग होता है वो पेशियों में होता है, ठीक है, पेशी केशिका कहते हैं इसको। और कर्कट रोग, इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, कर्कट रोग यानी कैंसर जो रोग होता है, इसको हम सही करने के लिए विकिरण की चिकित्सा यूज करते हैं, अर्थात कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। और रुधिर वाणिका अर्थात हीमोग्लोबिन जो है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और सर्पगंधा प्रशांतक के रूप में जानी जाती है। तो ये इसका मिलान हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी आपसे देखिए मिलान करा रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। हालांकि वर्ड जो है कि थोड़े कठिन है। जैसे क्षुधातिशय, ये क्या हो जाएगा, भक्षण विकार हो जाएगा। कोलेस्ट्रोल किससे संबंधित है, तो ये अंडपीतक से हो जाएगा। और एट्रोपिन क्या होता है, तो ये एक एल्कलाइड होता है। और इंसुलिन कहाँ से मिलता है, अग्नाशय से मिलता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनो कण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है, जिसकी उपयोगिता युक्ति लघुकरण के रूप में, और वह सूक्ष्म जीव क्या होगा, ईस्ट होगा। क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, कवक जिसे हम कहते हैं। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ क्या हैं? तो निश्चेतक का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से बेहोश कराते हैं। जैसे आप देखोगे ना, स्कैम करते हैं तो बेहोश कर देते हैं, जो है कि स्मैकिया जिसे कहते हैं, या जो नशे के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसमें एक तो हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म, दूसरा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो एक और दो, ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग आप देखोगे, जो हम लोग व्हाइटनर यूज करते हैं ना, व्हाइटनर में भी जो एक अलग सी स्मेल आती है, तो उसको भी यूज करते हैं। जो नए नए यूथ आ रही है, नए यंग एज के 11th-12th के लड़के इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये नशा। तो ये चीजें हैं। जैसे इसमें क्लोरोफॉर्म हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, पेंटोथल सोडियम हो गया, हेलोथेन हो गया, ट्राइक्लोरोएथिलीन हो गया, क्लोरोप्रोपेन हो गया, कोकीन हो गया, डाइजीपाम, सल्फोनेल, बोरेनल। इस तरीके से ये सभी के सभी निश्चेतक पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं।
अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाती है कौन सी गैस? नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि उसे हल्का सा बेहोश किया जाए, सुन्न किया जाए, जिसको हम लोग यूथनेसिया भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा आज की क्लास का, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 120 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसे हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना है, मैंने 2 बार बता दिया, एक बार फिर से अपडेट कर दूं कि व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके इंक्वायरी करके पीडीएफ ले सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, जहां पे आपको वीडियो के नीचे जो मोर लिखा हुआ दिखेगा उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे मिलेगा। हालांकि अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ जो होता है वो हृदय को देखता है, नेफ्रोलॉजिस्ट जो विशेषज्ञ होता है वो गुर्दा को देखता है। किसको देखता है? गुर्दा को देखता है। और यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका को देखेगा, और अकुलिस्ट जो होता है वो आंखों को देखता है, क्योंकि कार्डियो मतलब होता है हृदय स्पेशलिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी में छोटी छोटी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं उनको नेफ्रॉन कहा जाता है, तो उसका स्पेशलिस्ट व्यक्ति क्या देखेगा? गुर्दे को देखेगा, किडनी को। और यूरोलॉजिस्ट यानी जो यूरिक एसिड और यूरिया मूत्र की नलिका में होती है उससे संबंधित यूरोलॉजिस्ट देख लेगा। और अकुलिस्ट कौन देखेगा? आंख देखेगा। तो ये हो गए आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट आज की क्लास के लिए यहीं तक। और कल हम लोगों का बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग शुरू करें और लेके जाएंगे कहां तक? पूरे के पूरे 195 क्वेश्चन तक। फिर बायोलॉजी हमारी कंप्लीट होगी, उधर इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे, वो भी स्पीडली जो है कि कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अब क्लास की ड्यूरेशन हम लोगों ने 50 मिनट प्लस जो है कि करना शुरू कर दिया है, जिससे जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे, जो भी क्वेरीज है उस पर बात हो पाएगी। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।